हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मैं इस चैनल पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ आप सबके लिए, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अपने लिए अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। आपका फोकस सिर्फ कुछ ज़रूरी न्यूज़ पर ही रहे, ठीक है। उसका यूटिलाइजेशन मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आप उसे अपने मेंस में, इंटरव्यू में एंड प्रीलिम्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने जीएस पेपर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पेपर में, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मोटिवेशनल कोट क्या है आज का? यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रोंगर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। यानी कि आप जितना खुद को समझते हैं ना, आप उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस अपनी पोटेंशियल रियलाइज़ करनी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अभी आप जितनी मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम में, आप उससे थोड़ा और पुश करके देखिए, ठीक है। और एग्ज़ाम ओरिएंट होके देखिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करके देखिए, ठीक है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्गर हैं, बस आपको अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी एनालिसिस। इंडेक्स देख लेते हैं, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम करेंगे, मैपिंग करेंगे इजराइल पैलेस्तीन इशू की। अटैक हुआ है बहुत बड़ा, वॉर चल रही है कल परसों से, राइट, वो हम देखेंगे। केन बेतवा रिवर लिंक से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, सारे फैक्ट इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, प्रीलिम्स से रिलेटेड। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे एंड केसलर सिंड्रोम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया प्रीलिम्स रिलेटेड। मेंस से रिलेटेड क्या है? इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे आईआर के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, क्या रोल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा लिंक पढ़ेंगे, इसके जो रिलेटेड कंसर्न्स हैं, लाइक कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ये एज इट इज़ आपका इन्वायरमेंट जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्पेस डेब्रिस पढ़ेंगे, ये भी जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, अंडर साइंस सेक्शन। ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ेंगे, ये इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है अंडर जीएस पेपर 3। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं, टेंशन्स एट लेबनान बॉर्डर टू, इजराइल ट्रेड्स फायर विद हेजबुल्ला। इसमें क्या हुआ है, मतलब जो पैलेस्तीनियन ग्रुप है हमस, उसने अटैक किया था इसराइल पे। इसराइल ने फिर क्या किया, उसे काउंटर अटैक किया, राइट, उसे जवाब दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इश्यू पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ना बीच बीच में उठ उठ के आ जाती हैं। इसे हम हॉलिस्टिकली पढ़ेंगे कि ये क्या इश्यू है। पहले देख लेते हैं मैपिंग यहाँ की। ये वाली आपको एक एरिया दिख रहा होगा, दैट इज़ इज़राइल। ये एक कंट्री है इज़राइल। ये वाली है जॉर्डन, राइट, और इसके इधर है पैलेस्तीन। ये हो गया जेरूसलाम। जेरूसलाम क्या है? कैपिटल है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, गोलान हाइट, गोलान हाइट से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? तेल अवीव, जहाँ पे कौन रहते हैं? एम्बेसडर्स रहते हैं दूसरी कंट्री के। वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक ऑफ, वेस्ट बैंक रिवर, राइट। गाज़ा स्ट्रिप है, ये वाली एक गाज़ा स्ट्रिप है यहाँ पे, जो इज़राइल के अंदर ही इस्टेब्लिश है, पर इज़राइल को विरोध करती है। और ये है इजिप्ट। जानते हैं इशू क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इट इज़ लिंक टू द एज ओल्ड टसल ओवर आइडेंटिटी एंड लैंड स्टार्टिंग विद जेरूसलम, ठीक है। एक तरफ है मुस्लिम पॉपुलेशन, एक तरफ है ज्यूइश पॉपुलेशन, और ये एक पॉलिटिकल कुछ एक मतलब इथनिक कंसर्न बन के उठ रहा है। In the first Arab-Israel War of 1948, the Israelis captured the western half of the city. Jordan took the eastern part, which Israel later captured and annexed. यानी कि 1948 में यहाँ पे क्या किया, इज़राइल फोर्सेस ने यहाँ पे अटैक किया, ईस्ट जॉर्डन पे अटैक किया और इसे कब्जा लिया, ठीक है। सिंस देन इज़राइल हैज़ एक्सपेंडेड सेटलमेंट, सेटलमेंट का
मतलब एक्सपैंड करना क्या होता है, जैसे कि वहाँ की डेमोग्राफी ही चेंज कर देना है। इज़राइल क्या कर रहे हैं, अपने ज्यूइश पॉपुलेशन को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, ठीक है। वहाँ पे वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को, सेटलमेंट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब फिर ये वही एक एथनिक एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, राइट। द पैलेस्टीनियन वॉन्ट्स टू मेक ईस्ट जेरूसलम द कैपिटल ऑफ देयर येट टू बी फॉर्म्ड स्टेट, ठीक है। पैलेस्टीनियन क्या चाहते हैं कि उन्हें अलग एक स्टेट घोषित कर दिया जाए और ईस्ट जेरूसलम को उनकी कैपिटल बना दी जाए। इज़राइल सीज द होल सिटी एज यूनिफाइड एटर्नल कैपिटल, यानी कि इज़राइल जेरूसलम को अपना मानता है, कहता है पूरा का पूरा जेरूसलम मेरा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो आपको जेरूसलम मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये कहते हैं कि पूरा का पूरा जेरूसलम मेरा है, और वो पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम को हमारी कैपिटल बना दो। वेयर इज़ द पैलेस्टीनियन leadership denies for any compromise unless East Jerusalem is recognized as a part of the future Palestinian state। कहते हैं कि अगर पैलेस्टीनियन बनेगा, क्योंकि हमें तो पैलेस्टीनियन चाहिए, राइट, पैलेस्तीन एक बिल्कुल अलग स्टेट चाहिए। अगर पैलेस्तीन बनेगा तो हमें ईस्ट जेरूसलम, हमें हमारी कैपिटल चाहिए। द पैलेस्टीनियंस आर फेसिंग थ्रेट, द थ्रेट ऑफ एविक्शन फ्रॉम शेख जारा, अ नेबरहुड इन द ईस्ट जेरूसलम, ठीक है। उनकी जो लैंड है ना वो जूविश सेटलर्स को दे दी गई है। वही मैंने ये बताया कि ईस्ट जेरूसलम में भी क्या हो रहा है, इज़राइल अपनी सेटलमेंट्स वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एक लोकेशन है अल अक्सा, वो मतलब मॉस्क है, यहाँ पे बहुत बार अटैक होता है, जिस वजह से जो जो पैलेस्टीनियंस है ना वो थोड़ा डर, थोड़ा भय आ गया उनके अंदर। ये इस्लाम की थर्ड होलीस्ट श्राइन है आफ्टर मक्का एंड मदीना, ठीक है। अब उनके इतने बड़े मतलब कितने सारे सेंटिमेंट्स रिलेट करते हैं उस रिलीजियस श्राइन से, ठीक है। अगर यहाँ पे अटैक होता है तो पैलेस्टीनियंस को गुस्सा आएगा ही। काफ़ी बार देखा गया है कि यहाँ पे अटैक होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना बड़ा यहाँ पे अटैक हुआ है, पॉपुलेशन मर रही है, नियरली 1000 पॉपुलेशन वहाँ पे मतलब डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वॉयलेंस वहाँ पे आउटब्रेक बताया जा रहा है। दो कंट्रीज़ तो नहीं बोलूँगी, बट दो एथनिक पॉपुलेशंस के बीच में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बताया जा रहा है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ट्रिगर करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को? हमास रोल इन पैलेस्तीन, और हमास है एक रेडिकल ग्रुप। हमास फाउंड इन 1987 इज़ अ वॉलेंट ऑफशूट ऑफ इजिप्ट्स मुस्लिम ब्रदरहुड सीकिंग टू रेज द बैनर ऑफ अल्लाह over every inch of Palestine through violent jihad। ट्रेड एंड वॉर सुना ही होगा आपने इस्लाम का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडिकल मतलब एक रेडिकल तरीके से हम क्या करेंगे, एक वॉलेंट तरीके से क्या करेंगे। हमास ग्रुप सोचता है कि हम पैलेस्तीन को एक इस्लामिक कंट्री घोषित करेंगे। सो हमास इज़ मोर रेडिकल फैक्शन ऑफ द पैलेस्टीनियन विच हैज़ नाउ स्टार्टेड रिटेलिएटिंग। देखते हैं यहाँ पे हमास क्या है, एक मोर रेडिकल ग्रुप है जो अब रिटेलिएट कर रहा है, जो अब विरोध कर रहा है, और जो वहाँ पे इस्लामिक रूल बिल्कुल इस्टेब्लिश कर देना चाहता है। द सो कॉल्ड प्रेसिडेंट अथॉरिटी ऑफ पैलेस्तीन वो भी कभी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाती प्रॉपरली, और वहाँ पे क्या हो रहा है, हमास ग्रुप की डिक्टेटरशिप चल रही है। जो होगा हमास ग्रुप के क्या उन्हीं के इच्छा अनुसार होगा, ठीक है। Political instability in both states, incapability and stagnation in the leadership structures on both sides, thus leading to
टू मैनी ग्रुप्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। वहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी एक वो होता है ना, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता है। इज़राइल के अंदर भी क्या कुछ फैक्शंस हो रखे हैं, डिवीज़न्स हो रखे हैं। और पैलेस्तीन में भी दो ग्रुप्स हैं, एक हमस है, एक फतह है। फतह ठीक वाला है, अच्छा वाला है, और हमस बुरा है। अभी ये भी नहीं पता कि अगर पैलेस्तीन बनेगा तो हमस का रूल चलेगा या फतह का चलेगा। द अरेबियन इजराइल्स हु आर जस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन आइडेंटिफाई विद द पैलेस्तीन। मैंने भी बताया कि इज़राइल के अंदर भी काफ़ी सारे फैक्शंस हैं। उनके सिटीजन्स भी कहते हैं, जो अरेबियन इजराइल से जो मतलब इजराइलीज़ हैं, वो कहते हैं 20% अबाउट उनकी पॉपुलेशन होगी। वो लोग अपने जो लिंकेज है ना, वो पैलेस्तीन से देखते हैं। इश्यूज़ विद द पैलेस्टीनियन पीपल, द ग्राउंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पैलेस्टीनियन आर ऑल्सो चेंजिंग। मेजॉरिटी ऑफ देम क्या कहते हैं कि हमें 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहिए। यानी कि पैलेस्टीनियन के भी अंदर फैक्शंस हैं और इज़राइल के भी अंदर फैक्शंस हैं। यहाँ पे बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम निकल कर आती है, जिसका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, नेगोशिएशंस एंड वो लीडर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि इज़राइल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा और पैलेस्तीन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और रेडिकल ग्रुप जो है वो तो है ही, वो उनका तो काम ही है अटैक करना, रेडिकलिज्म फैलाना। इट इज़ ऑल्सो नॉट डिसाइडेड दैट इफ़ हमस विल रूल ओवर द पैलेस्टीनियन स्टेट और फतह, या कोई भी इनमें से रूल नहीं करेगा। अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। पैलेस्टीनियन हैव बीन डिवाइडेड लॉट बिटवीन हमस एंड फतह। टू आर मूविंग ऑन डिफरेंट ट्रैक। वो डिफरेंट ट्रैक हमस का क्या वो तरीका है, रेडिकल तरीका है। ठीक है, अगर हमस और फतह बिल्कुल एक रास्ते पे चलेंगे ना, तो पैलेस्तीन के इश्यू का कोई कंक्लूजन निकल भी सकता है। अब इनका तरीका अलग है, इनका वो तरीका अलग है फतह का। ठीक है, तो पैलेस्तीन का कोई मतलब कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, पैलेस्तीन के इशू का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। दे आर जोग्राफिकली सेपरेटेड बाय इजरायली टेरिटरी। देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, इधर ये गाज़ा स्ट्रिप के पास रहता है हमस। ठीक है, ये इसका अटैक चलता रहता है इजरायली टेरिटरी पे। और यहाँ पे रहते हैं, वेस्ट बैंक की तरफ रहते हैं फतह। ठीक है, तो हमस का तरीका अलग है और फतह का तरीका अलग है। अगर दोनों साथ में होते तो पैलेस्तीन के इशू को एक रास्ता मिल पाता। यूएस लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द रीजन। ठीक है, अगर यूएस थोड़ा बहुत वहाँ पे रहता तो भी कुछ सॉल्यूशन निकल पाता। अब मतलब यूएस ने क्या बोला है कि ये कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज दिस द राइट टू इजराइलीज टू डिफेंड देमसेल्व्स। ठीक है, इजराइलीज अपने आप को खुद डिफेंड करें, यूएस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तुम अपना देखो। वे फॉरवर्ड क्या है, चेंज इन लीडरशिप। वहाँ के लीडर्स कम से कम मतलब चेंज होना चाहिए इलेक्शन के थ्रू। एक वेल इस्टेब्लिश्ड इलेक्शन मशीनरी वहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, ताकि कम से कम लीडर्स तो इस्टेब्लिश हो। ये क्या हमस क्या फतह, कोई तो ऐसा हो जो अच्छे से वहाँ पे रूल कर पाए। ठीक है, फैक्शंस को कम करने पड़ेंगे। Both the Israeli and Palestinian Prime Minister have been in power for quite long. Ideally, they shall step aside the domestic survival politics of power, and the desire of holding on their chairs is overriding the broader interest of the region. सबको अपनी अपनी कुर्सी चाहिए। कोई इज़राइल फ़लस्तीन के इशू में बढ़ चढ़कर नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है कि उसका निपटारा हो जाए। ठीक है, सबको क्या करना है, अटैक करना है और फिर काउंटर अटैक करना है। बस अपनी कुर्सी बचा के रखनी है। ब्रिंगिंग हमस इनटू मॉडरेशन इज़ ऑल्सो मच रिक्वायर्ड। यानी कि हमस को हमें ये इन्फ्लुएंस करना है कि वो अटैक ना करे, कम से कम सिविलियंस की जान ना जाए, लोगों की जान ना जाए। ठीक है, रोल ऑफ द रीजनल प्लेयर्स जो वहाँ की कंट्रीज़ होगी, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, उन्हें साथ में आना पड़ेगा।
उन्हें पीस टॉक इस्टेब्लिश करवानी पड़ेगी, दोनों कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशंस करवाने पड़ेंगे। इंडिया का रोल इसमें देखा जाएगा। यहाँ की 14% अबाउट पॉपुलेशन मुस्लिम है। इंडिया ने शुरू से ही एक फ़लस्तीन के इशू को भी क्या किया है, सपोर्ट किया है, क्योंकि 1947 से पहले जब हम लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उस समय फ़लस्तीनियंस भी लड़ रहे थे। फिर हमारे दिल में एक एम्पैथी क्रिएट हुई, ठीक है, किसके लिए, फ़लस्तीनियंस के लिए। फिर इंडिया वहाँ से मतलब तब से ही सपोर्ट करती हुई आ रही है। बट जब ये अटैक हुआ है कल, ठीक है, तो दिल्ली ने क्या बोला, इसे बिल्कुल मतलब ख़राब बताया है अटैक को, कि ये बिल्कुल टेररिस्ट, ये आतंकवाद का अटैक है, राइट। इंडिया हैज़ क्लोज रिलेशनशिप्स विद द बोथ ऑफ द स्टेट्स। इज़राइल से हमारा स्पेशली डिफेंस वाला एक क्या है, रिलेशन है, ठीक है, और फ़लस्तीन के साथ भी हमारे रिलेशंस हैं, ठीक है। अब किसी एक को चुनना इज़ नॉट गुड, बट क्या है, एक ब्रिज बना के, बैलेंस बना के चलना है, ताकि फ़लस्तीनियन का जो इश्यू है वो भी सॉल्व हो पाए, सिविलियंस की जान ना जाए, और इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर पाए, राइट। कंक्लूजन क्या है, द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज़ रियली बैड, द टेंशंस आर escalating and looking at the complex issues involved, the issue does not seem to be getting solved in the near future, ठीक है, पास वाले फ्यूचर में ऐसा लगता तो नहीं है कि सॉल्व होगा, बट हमें फिर भी क्या करना है, नेगोशिएट करवाना है, मतलब इंडिया का रोल, मतलब इंडिया को अपनी तरफ से अपना रोल प्ले करना है, वर्ल्ड लीडर्स को साथ में लेके आना है इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए। इसमें यूएन का पार्टिसिपेशन, यूएनएससी का पार्टिसिपेशन रहे, वहाँ की कंट्रीज़ अगर डिस्कस करें इस इशू को, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा एक कंक्लूड होके कुछ एक नतीजा निकल पाएगा, ठीक है। ये ऐसे करते हैं न्यूज़ का एनालिसिस, यानी कि अटैक देखा, ओके, अब ये रिलेवेंट हो सकता है आपके जीएस पेपर 2 आईआर के लिए। फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करना है कि अगर आपसे इंटरव्यू में भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या पर्सपेक्टिव बताएंगे, क्योंकि आप किसी एक की तो साइड नहीं ले सकते, ना आप इज़राइल की साइड ले सकते हैं, ना फ़लस्तीन की साइड। आपको क्या करना होगा, आपको इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक ब्रिज क्रिएट करना है, वहाँ पर भी एक बैलेंस्ड आंसर आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, केन बेतवा रिवर लिंकिंग, यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस जो होने वाला है उसके लिए पुश मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है केन बेतवा रिवर। केन बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं एमपी में, और ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। Kane meets with Yamuna in Banda district of UP and Betwa in Hamirpur district of UP, ठीक है। केन मिल रही है यमुना से कहाँ, बंदा डिस्ट्रिक्ट, और बेतवा मिल रही है कहाँ, हामिरपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे डैम कौन कौन से हैं, राजघाट, परीचा, माता टीला, ये डैम्स हैं, आपको याद रखने हैं। ये वाला ऐसे कुछ आ जाएगा ना कि ये है क्या, वहाँ पे आएगा डैम्स हैं या सेलाइन लेक्स हैं या कुछ फेस्टिवल्स हैं ट्राइब्स के, ठीक है, पता नहीं चलेगा ये किस चीज़ की बात हो रही है। केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, तो हम पन्ना टाइगर रिजर्व भी देखेंगे, ये भी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए केन रिवर ये है, बेतवा रिवर ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दो रिवर्स क्या रहती है, सीजन्स में क्या होता है, इन दो रिवर्स में बहुत सारा पानी होता है, सिर्फ इन दो एरियाज़ को पानी मिल पाता है ज़्यादा, इरिगेशन के लिए एंड ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। इसीलिए सरकार ने क्या सोचा है, यहाँ पे एक लिंक करेंगे ताकि जो यहाँ के जो डेफिशिएट एरियाज़ हैं, ठीक है, जो डेफिशिएट एरियाज़ हैं उन्हें यहाँ पे पानी मिल सके, उन्हें इरिगेशन मिल सके, और किसान को सूखा ना फेस करना पड़े,
ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट दैट एम्स टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर इन मध्य प्रदेश टू बेतवा। बेतवा से मतलब केन रिवर से बेतवा में पानी को ट्रांसफ़र करेंगे, एक लिंक बनाएंगे ताकि जो बीच के एरियाज़ हैं और जो बेतवा के एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी मिल सके। टू इरिगेट ड्राफ्ट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, बुंदेलखंड क्या होता है, ज़्यादातर सूखा के लिए जाना जाता है कि सूखा पड़ गया। द रीजन is spread across the district of two states, mainly झांसी, बंदा, ललितपुर, महोबा डिस्ट्रिक्ट, यूपी। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये रीजन स्प्रेड करता है इन सारे डिस्ट्रिक्ट में। दौधा डैम कहाँ है, इस प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग, यहाँ पे एक दौधा डैम बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ये बिल्ड किया जाएगा और यहाँ पे एक कैनाल भी बनाई जाएगी। केन बेतवा इज़ वन ऑफ द 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी कि देश में अभी करीब 30 रिवर इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से केन बेतवा एक है। ठीक है, अब जब वहाँ पे डैम बनेगा वो तो एक मल्टीपर्पज़ डैम बनेगा। मल्टीपर्पज़ डैम का मतलब क्या है कि इरिगेशन के लिए भी पानी रिलीज़ होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, सिग्निफिकेंस है। अब बात आती है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का मतलब है कि जो बीच के जो रीजन्स थे, बुंदेलखंड जो थे, वहाँ पे कुछ फॉरेस्टेड एरियाज़ भी हैं, उन सबको क्लियर करना पड़ेगा अगर आप एक लिंक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। देखिए, दो रिवर्स को के बीच में अगर हमें लिंक इस्टेब्लिश करना होता है ना, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी एंड यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो उसे बहुत नुकसान पहुँचता है। ठीक है, अब यहाँ के मतलब टाइगर्स हो गए और अदर एनिमल्स हो गए, ठीक है, उनका हैबिटेट हो गया, उन सब का डिस्ट्रक्शन चाहिए होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ना इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, टाइगर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। कौन सा, पन्ना टाइगर रिजर्व। इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत लगती है इसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, मीन्स फॉरेस्ट को, बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर करना या रीलोकेट करना, वहाँ के टाइगर्स को और अदर एनिमल्स को रीलोकेट करना, डैम बनाना, प्रोजेक्ट को लिंक करना, राइट, लिंकिंग, एक कैनाल बनाना, बहुत सारा इसमें पैसा लगता है। सोशल कॉस्ट, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास ना कुछ वहाँ की लोकल जनजातियाँ भी रहती होंगी, एक सोशल कॉस्ट लगी ना, मतलब वो लोग तो डिस्प्लेस हुए यहाँ पे। ये पन्ना की वाटर सिक्योरिटी को भी एंडेंजर करता है। ठीक है, अप्रूवल बाय द स्टैंडिंग, अब यहाँ पे लीगल इश्यू क्या है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ टू द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड टू बी नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लीगल इश्यूज़ भी आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पड़ रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व आता होगा इसके अंडर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, बिकॉज वहाँ पे टाइगर हैं। अब टाइगर को हार्म होगा तो ये वाला एक्ट बीच में आ रहा है। ठीक है, तो लीगल इश्यूज़ कुछ देखे गए थे। ठीक है, अब जब रिवर को लिंक किया जाता है ना, तो एक उसमें ये वाला पर्सपेक्टिव बताया जाता है कि हम वाटर, जहाँ पे बहुत सारा पानी है, उससे हम पानी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं वाटर डेफिशिएंट रीजन में जहाँ पे पानी नहीं है, राइट। ये एक पर्सपेक्टिव बताया जाता है। बाकी इससे जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, वो तो अपनी जगह पे है ही। बट अगर आप
अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप मतलब कंडक्ट करवाना चाहते हैं, स्पेशली थोड़ी बायोडाइवर्सिटी वाले एरियाज़ में, हिली मतलब एरियाज़ में, तो क्या ज़रूरी होता है, इन्वामेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी होता है कि वहाँ की इन्वामेंट को, बायोडाइवर्सिटी को और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी के लिए भी काफ़ी मतलब एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके वो लोग जो डिस्प्लेस होंगे उसे भी हमें एसेस करना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश को कवर करता है, विंध्यान माउंटेन रेंज में है। केन रिवर, वन ऑफ द लीस्ट पोल्यूटेड ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, फ्लोज थ्रू दिस रिजर्व एंड केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी पन्ना टाइगर रिजर्व को पार करते हुए चलेगा। पन्ना किसके लिए फेमस है? डायमंड माइनिंग के लिए। 1994 में पन्ना नेशनल पार्क को स्टेटस मिला था प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का एज इंडियाज 22nd टाइगर रिजर्व। 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व कंसिडर करवा दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2018 में इसने विटनेस किया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है टाइगर की। मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर जो इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया, उसमें क्या है कि मैन एंड नेचर को हमें कैसे उसके साथ चलना है, राइट? कैसे इको सेंट्रिक रहना है, एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं, राइट? हमें इन्वायरमेंट सेंट्रिक रहना है। कैसे नेचर और मैन एक साथ बिल्कुल एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं और दोनों आगे बढ़ते हैं, नेचर भी और ह्यूमन बीइंग भी। इसीलिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व को लेके आया गया था, जिसमें कुछ ऐसे एरियाज़ को घोषित कर दिया जाएगा जहाँ के जो एरिया ह्यूमन बीइंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड ह्यूमन बीइंग का होना वहाँ के नेचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये देखते हैं, स्पेस जंक से रिलेटेड है। अब मून के आसपास इतना सारा मतलब स्पेस जंक हो रहा है कि साइंटिस्ट ने कल कहा कि मून पे हमें ध्यान देना होगा कि मतलब जिस प्रकार से हम वहाँ पे इतनी सारी सैटेलाइट्स हम भेजने में लगे हुए हैं ना, तो केस्लर सिंड्रोम क्या करेगा, बहुत नुकसान करेगा। इट्स गेटिंग क्राउडेड अप देयर एंड इंक्रीज इन द मिलिट्री, कमर्शियल एंड साइंटिफिक लॉन्चेस कपल्ड विद द लो कॉस्ट ऑफ राइड शेयर क्यूबसैट लॉन्चेस मीन्स लॉट्स ऑफ मोर जंक। ठीक है, जंक, स्पेस जंक क्या होता है? जो सैटेलाइट्स अब काम की नहीं है या जो अब ऑपरेशनल नहीं है, पर वो कूड़ा कबाड़ बन के तो वहीं पे है अभी, राइट? अब ये क्या होता है, जो हम नई वाली सैटेलाइट, बिल्कुल अच्छी वाली सैटेलाइट भेजते हैं ना, तो ये जो कूड़ा कबाड़ होता है ये इससे टकरा जाते हैं और ये बर्स्ट हो जाते हैं, कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, फूट जाते हैं। ठीक है, इसीलिए स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम बहुत बड़ी उठकर आ रही है। ये वाला प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आर्टेमिस रिकॉर्ड क्या है? जिसने 29 नेशन ने साइन किया, जिसमें स्पेस डेब्रिस को टैकल करने की बात की गई। स्पेस डेब्रिस मतलब स्पेस का मलबा। मैनी इंटरनेशनल एजेंसीज, ये मुझे रिसर्च से मिला है, राइट? मतलब एक रिसर्च मतलब पेपर इस्टेब्लिश मतलब पब्लिश किया गया था, उसमें ये मुझे मिला है। मैनी इंटरनेशनल एजेंसीज आर ऑल्सो बेटिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ लोनार इकोनॉमी। लोनार इकोनॉमी का मतलब क्या है? लोनार के जो रिसोर्सेज हैं हम उसे यूज़ करेंगे और अपनी इकोनॉमी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लॉट ऑफ कंपनीज आर वेटिंग टू एक्सप्लॉइट द मून फॉर रिसोर्सेज बोथ इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। स्पेस डेब्रिस की वो प्रॉब्लम फिर उठ के आ जाती है। स्पेस डेब्रिस रिफर्स टू द मैन मेड ऑब्जेक्ट इन अर्थ्स ऑर्बिट दैट्स नो लॉन्गर सर्व अ यूजफुल पर्पस। ठीक है, जो रॉकेट होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, वो ऐसे ही वहाँ पे कूड़ा कबाड़े से पड़ा रह जाता है। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट है मरीन लाइफ को। इवन व्हेन फॉलिंग इनटू द ओशन, 70% ऑफ द अर्थ, क्या जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है? ओशन है।
तो यहाँ पे थ्रेट होता है मरीन लाइफ को, हमारी ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए भी यहाँ पे एक थ्रेट है। ठीक है, कोलाइड विद देम, यानी कि कोलाइड विद देम अगर टकरा जाएंगे उनसे तो वो क्या हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं या डिसफंक्शनल हो सकते हैं। दिस ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्पेस विद ऑब्जेक्ट्स एंड डेब्रिस, इसे कहा जाता है केसलर सिंड्रोम। ठीक है, ये केसलर सिंड्रोम हम जो सैटेलाइट्स वहाँ पे एक अच्छे पर्पस के लिए भेजेंगे उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। रिडक्शन इन ऑर्बिटल स्लॉट्स, द एक्युमुलेशन ऑफ स्पेस डेब्रिस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, जैसे कि हमने बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी थी इस वाले ऑर्बिट में। ठीक है, सैटेलाइट्स भेजी थी, अब वो सैटेलाइट्स कुछ ऑपरेशनल हैं कुछ नहीं ऑपरेशनल हैं। अब ये वाली सैटेलाइट फुलफिल हो गई है, मतलब पूरी भर गई है किससे, सैटेलाइट से। ये वाला ऑर्बिट भर गया पूरा, ये वाला ऑर्बिट भर गया, तो अब दूसरा ऑर्बिट हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो इस वाले ऑर्बिट में तो हम नहीं भेज पाएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर सैटेलाइट जाएगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, राइट, उसके फंक्शन होने को खतरा हो सकता है। इसलिए the increasing amount of space debris make it more challenging for satellite operators and space agencies to accurately track and predict the orbits of objects in space, यानी कि हम किस ऑर्बिट में भेजेंगे ना, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं है कि कौन से ऑर्बिट में कितनी सैटेलाइट्स वहाँ पे जंक हैं जो अब ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या लॉन्च किए गए हैं 2022 में, इसरो ने क्या बनाया था, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये स्पेस डेब्रिस को प्रिडिक्ट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, जो रिस्क दे रहा है स्पेस डेब्रिस उसे मिटिगेट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये सिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसरो की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट नेत्र, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस डेब्रिस को डिटेक्ट करने के लिए। इंडियन सैटेलाइट्स को जितने भी हैज़ार्ड्स हैं स्पेस रिलेटेड उसे डिटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट नेत्र आया था। ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स बिटवीन स्पेस फेयरिंग नेशंस टू एड्रेस द इशू ऑफ स्पेस डेब्रिस। ठीक है, वे फॉरवर्ड हमें क्या करना है, वे फॉरवर्ड हमें ये है कि हमें मॉनिटर करना है स्पेस डेब्रिस को, हमें किसी भी तरीके से वहाँ का जो डेब्रिस है वो साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे नेशंस आगे बढ़ रहे हैं ना, अब छोटी छोटी कंट्रीज़ भी अपनी अपनी सैटेलाइट्स वहाँ पे भेजना शुरू कर देंगी। ठीक है, अब वहाँ पे इतना सारा बिल्कुल जो नेचुरल रिसोर्स है, जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, हम क्या कर रहे हैं उसके साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हमें यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ सिंगल रॉकेट। रीयूजेबल क्या होता है कि एक बार हमने सैटेलाइट भेजी, उसने अपना ऑपरेशन चलाया कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक, उसके बाद वो ऑपरेट करके उसे वापस ज़मीन पे ला दिया गया। ठीक है, हमें ऐसी रीयूजेबल सैटेलाइट्स पे हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है। यूजिंग मोर ड्यूरेबल मटेरियल एंड डिज़ाइनिंग सैटेलाइट्स फॉर इवेंचुअल डीऑर्बिटिंग कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ डेब्रिस जनरेटेड इन द लॉन्ग टर्म। डीऑर्बिटिंग का मतलब क्या होता है, इस वाले ऑर्बिट पे हमने एक सैटेलाइट अपनी भेजी वहाँ पे, उसके बाद उसे डीऑर्बिट कर दिया। डीऑर्बिट मतलब वहाँ से हटा दिया। ठीक है, हमें ड्यूरेबल मटेरियल्स हमें यूज़ करने हैं ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो, हम स्पेस डेब्रिस के इशू को सॉल्व कर पाएँ। डिस्कवरी ऑफ इनविजिबल न्यूट्रिएंट्स, ये एक नेक्स्ट न्यूज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनविजिबल न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ को, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, राइट, ये वाली जो ग्रेट बैरियर रीफ जो कोरल के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे कोरल पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ पे नुकसान कर रहा है जो न्यूट्रिएंट्स बह के जाते हैं,
जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज से जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं ना, वो नुकसानदेह है यहाँ पे। सबमरीन ग्राउंड वाटर discharges exceed river inputs as a source of nutrients. न्यूट्रिएंट मिलना ठीक है, बट अगर ये एक्सेस हो जाए ना तो दिक्कत कर जाता है। Nutrients are essential for the support of incredible biodiversity of Great Barrier Reef. Great Barrier Reef ये वाला GS पेपर 3 में आप सबने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। हल्की सी ग्लोबल वार्मिंग इसके ब्लीचिंग का कॉज बन सकता है। राइट ये हार्मफुल हो जाते हैं एल्गल ब्लूम्स के लिए। नहीं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो क्या क्रिएट करते हैं, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स का मतलब है न्यूट्रिशन पाके वहाँ की एल्गी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, इतनी तेज़ मात्रा में उनकी संख्या बढ़ती है कि वहाँ पे नुकसान कर देती है वो एक्वाटिक मरीन एनवायरनमेंट को। फिश डिजीज़ेस वहाँ पे क्रिएट हो जा रही हैं और कोरल्स को भी नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि कोरल्स भी इतना सारा न्यूट्रिएंट्स सह नहीं पाएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड्स का मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ इकोसिस्टम है, जहाँ पे 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड्स मिलेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कोरल पॉलिप्स, ये रीफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे कि ये हो गया कोरल रीफ, ठीक है। इसके ऊपर है ज़ूज़ैंथले। ज़ूज़ैंथले एक एल्गी होती है जो इसे कलर देती है, वरना कोरल पूरे का पूरा वाइट कलर का ही रहता है, ठीक है। अब ज़ूज़ैंथले ने इसे कलर दिया, बट अगर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा या एक्सेस ऑफ कुछ टेम्परेचर हो जाएगा तो ये क्या होती है, ये एल्गी मर जाती है। अगर इन दोनों के बीच ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, एल्गी को रहने के लिए स्ट्रक्चर मिल जाता है और कोरल को खाना मिल जाता है एल्गी की तरफ से। अब अगर एल्गी मर जाएगी तो फिर कोरल ऐसा का ऐसा खड़ा ही रह जाएगा, उसके पास कोई खाने की चीज़ नहीं होगी। खाने की चीज़ नहीं होगी, वो ऐसा पूरा का पूरा सफ़ेद ही रह जाएगा। सफ़ेद रह जाएगा तो मतलब कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर रह जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये पॉलिप्स सिक्रेट करते हैं। पॉलिप्स सिक्रेट करते हैं, वो फिर क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। अपने कोरल आइलैंड सुने होंगे, ठीक है। कोरल आइलैंड में भी क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या इतने हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ये सरफेस में जो समुद्र का जो सरफेस है ना, उसके ऊपर आ जाते हैं। ये वाला समझना इम्पॉर्टेंट था कि ज़ूज़ैंथले और क्या एक वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच का। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सेलेक्ट किया गया था ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कोरल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इसमें एक मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया जाएगा। ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हमें क्या करना है, वहाँ का एक्सप्लॉइटेशन बहुत कम कर देना है और ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट उस पर ना हो, हमें ये चीज़ देखनी है। कोरल रीफ्स को रीस्टोर करने के लिए इंडिया का ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बायोरॉक टेक्नोलॉजी को भी बनाया था। इससे रिलेटेड एक 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, बायोरॉक टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो आंसर क्या था, फॉर रीस्टोरेशन ऑफ कोरल रीफ्स। नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया इंडिया में, ताकि कोरल रीफ को सस्टेन किया जा सके, उनका बचाव किया जा सके, ठीक है। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को निकाल के आपको उसका डिटेल एनालिसिस करना है कि वो आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इन पर्सपेक्टिव से कैसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ को नहीं लेके बैठ जाना, आपको बस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ना है। कुछ भी अंडर द सन नहीं है यूपीएससी में। वो करंट अफेयर, वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से ही पूछते हैं जो हमसे छूट जाती हैं, और इस चैनल पे मैं ये करती हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमसे ना छूटे।
ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको होलिस्टिकली यहाँ पे कवर करवाती हूँ। आपको ये एनालिसिस देखना तो ज़रूरी है ही। मैं जो न्यूज़ क्लिपिंग्स देती हूँ या इंडियन एक्सप्रेस के जो मैं क्लिपिंग्स देती हूँ वो पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना न्यूज़पेपर पढ़े नहीं होता, ये बात पक्की है। ठीक है, लेक्चर से रिलेटेड जो ये पीडीएफ है विदाउट एनोटेशन मैं वो दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप सब देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डेली पीडीएफ्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। मिलते हैं कल। आज के लेक्चर में था बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।